दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम हमारे लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ सेशन। ये कांग्रेस के सेशन है, लखनऊ अधिवेशन, जो हमारे दिसंबर 1916 में हुआ था। तो ये सेशन या अधिवेशन किसकी बात कर रहे हैं हम? कांग्रेस के अधिवेशन की। अब लखनऊ अधिवेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि लखनऊ अधिवेशन में दो समझौते हुए थे। एक तो हमारे नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता, दूसरा हुआ था एक लखनऊ समझौता। इसलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं नरम दल और गरम दल के बीच के समझौते की। नरम दल और गरम दल में समझौता 1916 में हुआ था। नरम दल और गरम दल में समझौता किसके दौरान हुआ? ये हमारे लखनऊ समझौते के दौरान हुआ। पहली बात करते हैं कि ये समझौता क्यों हुआ। तो समझौते के कारण की बात करें तो नरम दल और गरम दल में समझौते के क्या कारण थे। पहली बात देखें तो 1907 में सूरत विभाजन के नाम पर या सूरत विभाजन के बाद गरमपंथी राष्ट्रीय आंदोलन में अलग थलग पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य धारा में तो नरम दल वाले थे और जो गरम दल वाले थे उनको अलग रास्ता चुनना पड़ा और अलग रास्ता उनका सक्सेसफुल या सफल नहीं रहा। इसलिए वो राष्ट्रीय आंदोलन में से बहुत दूर हो गए थे। अब क्या है, वो राष्ट्रीय आंदोलन में वापस शामिल होना चाहते थे और यदि उनको राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना है तो उनको वापस कांग्रेस में शामिल होना जरूरी था। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही असली राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र थी। अर्थात जो राष्ट्रीय आंदोलन था वह कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमता था। इसलिए गरम दल वालों को वापस कांग्रेस में शामिल होना जरूरी था। नरमपंथियों के दो बड़े नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। अब आपने पिछले वाले लेक्चर के अंदर एक चीज पढ़ी होगी जो हमारी थी होम रूल लीग का आंदोलन, जिसमें तिलक वाला जो होम रूल लीग का आंदोलन था उसमें आपने एक लाइन पढ़ी होगी जो हमारी गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसकी मनाही थी किसमें? होम रूल लीग के में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो आप इस लाइन से क्या समझे होंगे? इस लाइन से यही समझे होंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले और जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है ये एक दूसरे को कम ही पसंद किया करते थे। इसीलिए तिलक ने उनके जो अनुयायी थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, उनके अनुयायियों को जो तिलक की जो होम रूल सोसाइटी थी उसमें आने से प्रतिबंधित कर रखा था। और ऐसा भी है कि हमारे गोपाल कृष्ण गोखले ने जो हमारे गरम दल के सदस्य थे बाल गंगाधर तिलक, उनको अपने यहाँ कांग्रेस के अंदर आने में रोक लगा रखी थी। तो ये क्या हुआ, नरमपंथी के दो नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। 1915 में इन दोनों की मृत्यु हो जाती। तो बड़े बड़े वो नेता जो गरम दल वालों को कांग्रेस में प्रवेश करने से रोक रहे थे, अब उनकी मृत्यु हो सकती। तो अब जो हमारे गरम दल के नेता क्या है वापस कांग्रेस में आ सकते थे। नरमपंथी भी निष्क्रिय होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि नरमपंथियों में बड़े नेताओं की कमी होती जा रही थी। इसलिए नरमपंथी भी चाहते थे कि हमारे यहाँ ऐसे नेता आ जाए जिससे हमारी जो आंदोलन है इसको नई ऊर्जा मिले। फिर बात करें, गरमपंथियों ने भी अपनी विचारधारा को बदल लिया था। वैसे नरमपंथियों की विचारधारा भी बदली थी, तो गरमपंथियों का जो उग्रपन था वह धीरे धीरे कम हुआ। नरमपंथी जो 1909 में सुधार हुए थे जिनको मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, तो उन सुधारों से नरमपंथी संतुष्ट नहीं थे। इसलिए वह बड़े बदलाव चाहते थे, देश के अंदर बड़े बदलाव चाहते थे। इसलिए उन्होंने गरमपंथियों के साथ समझौता कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध से जो भारतीय जनता परेशान थी। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई और अब क्या एक बहुत बड़े जन आंदोलन की मांग कर रही थी जनता। जनता क्या चाहती थी? एक बहुत बड़ा जन आंदोलन जरूरी था और जन आंदोलन के लिए हमारे गरम दल और नरम दल दोनों का मिलना जरूरी था। इसलिए 1916 में दोनों के दोनों दल आपस में मिल जाते हैं और समझौता हो जाता है। अब दूसरा कारण देखते हैं इसको याद करने का। दूसरा कारण हमारा लखनऊ समझौता है, जिसको रियल असली लखनऊ समझौता है। अब बात करते हैं लखनऊ समझौते का मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल जाते हैं लखनऊ समझौते। अब बात करते हैं लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग क्यों शामिल हुई। लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग क्यों शामिल हुई, इसके कारण
देखेंगे। सबसे पहले देख ले कि लखनऊ समझौता क्या था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में हुआ था। किस किस के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था? हमारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। आप ये याद रखेंगे, लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। लखनऊ समझौते के मध्यस्थ की बात करते हैं कि यह समझौता करवाया किसने था। तो कांग्रेस को तो हमारे बाल गंगाधर तिलक ने समझाया, और मुस्लिम लीग को किसने समझाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को तो हमारे बाल गंगाधर तिलक ने, तो मोहम्मद लीग को और मुस्लिम लीग को किसने समझाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इन दोनों ने आपस में समझाया और दोनों समझ गए, और दोनों के बीच में क्या हो जाता है? फिर लखनऊ समझौता। और कहाँ होता है? लखनऊ में होता है, इसलिए लखनऊ समझौता कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते को हम क्या कहते हैं? लखनऊ समझौता कहते हैं। अब यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आपको बताना है। अब आपको मेन चीज पढ़नी है कि मुस्लिम लीग इस समझौते के लिए मान गई, तो ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से मुस्लिम लीग क्या है? इस समझौते के लिए मान जाती है। तो लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग के समझौता करने के क्या कारण थे? पहला कारण यह था कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। हमें पता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था 1911 में जब दिल्ली दरबार लगाया गया था, तो जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के सम्राट थे, उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। अब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया तो अब हिंदू मुस्लिम एकता का समय आ गया था, तो इसलिए मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ जुड़ जाती है। दूसरा है, मुस्लिमों के द्वारा अलीगढ़ जो कॉलेज था, क्या अलीगढ़ कॉलेज था, जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसको चेंज करके हमारे अलीगढ़ कॉलेज बनाया गया था, तो उसको वो यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उसे यूनिवर्सिटी बनाने से मना कर दिया। अब मना कर दिया तो उनको एक आंदोलन करने के लिए एक बड़ा दल चाहिए था। तो बड़ा दल क्या? कांग्रेस था, तो वो कांग्रेस से जुड़ने के लिए तैयार हो गए। तीसरी बात देखें तो मुस्लिम लीग में उदारवादियों की संख्या बढ़ रही थी। क्या? उदारवादियों की संख्या बढ़ रही थी, जो उदार स्वरूप के साथ क्या आगे बढ़ना चाहते थे, जैसे कि हमारे मोहम्मद अली जिन्ना। तो उन्होंने क्या? मुस्लिम लीग को समझाया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन की मांग को मान लिया। जैसा कि हमें पता है 1909 के अंदर मुस्लिमों को 6 सीटें दी गई थी। 32 सीटें थी, 32 सीटें थी, तो 32 सीटों में से 6 सीटें हमारे मुस्लिमों को अलग से दी गई थी। और इस बात से पहले तो कांग्रेस ने काफ़ी विरोध किया इसका, लेकिन अंत में कांग्रेस इस बात को मान जाती है। जब कांग्रेस इस बात को मान जाती है तो मुस्लिम लीग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है कि चलो तुम मान गए तो अच्छी बात है। तो कांग्रेस इस बात को मान जाती है, अर्थात पृथक निर्वाचन की जो 6 सीटें थी हमारी मुस्लिम लीग को दी गई थी सेंटर के अंदर, तो उसको कांग्रेस मान जाती है। और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। क्या? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था, और अंग्रेज तुर्की के खिलाफ एक खलीफा के पद को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए मुस्लिमों में असंतोष था। अब बात करते हैं कि ये वाली बात तुर्की यहाँ बीच में कहाँ से आ गया। मेन चीज़ ये है, मुस्लिमों का जो सुप्रीम लीडर होता है उसे खलीफा कहते हैं। मुस्लिम संप्रदाय में जो सुप्रीम लीडर होता है उसे क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं। और मुस्लिमों के द्वारा खलीफा का पद कहाँ माना जाता है? ये तुर्की के अंदर माना जाता है। कहाँ माना जाता है? तुर्की के अंदर। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की लड़ रहा था, और ब्रिटेन क्या चाहता था? जो हमारा खलीफा का पद है उसको समाप्त कर देना चाहता था। तो खलीफा का जब पद को समाप्त करने की बात ब्रिटेन कर देता है, तो सारे के सारे मुस्लिम समुदाय के का अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश हो जाता है, और उसके लिए लड़ने के लिए वह कांग्रेस से जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अभी हमने कारण देखे जिसके कारण मुस्लिम लीग कांग्रेस से जुड़ने के लिए तैयार हुई। अब बात करेंगे कि कांग्रेस क्यों तैयार हुई मुस्लिम लीग के साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ समझौते में कांग्रेस के समझौते के क्या क्या कारण थे? पहला कारण आता है, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता बनाना चाहती थी। कांग्रेस क्या चाहती थी? हिंदू मुस्लिम एकता बनाना चाहती थी, ताकि जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसका सामाजिक आधार बढ़े, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सके। यदि हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंदोलन में शामिल होंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन को का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है उसको बना के रखना चाहती थी। वह यह नहीं चाहती थी कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, ताकि दुनिया के अंदर ये मैसेज आए कि कांग्रेस हिंदू की पार्टी है और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व केवल और केवल मुस्लिम लीग करती है। वह ऐसा मैसेज देना नहीं चाहती थी।
मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की मांगे मान ली थी। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की मांगे मान ली थी कि जैसे कांग्रेस की एक मांग थी स्वराज, क्या स्वराज की मांग थी, जो मुस्लिम लीग ने मान ली। साथ ही साथ विधान परिषदों का विस्तार की मांग जो भी कांग्रेस ने मान ली, वो मुस्लिम लीग की मान ली। तो दोनों ने कहा लड़ाई लड़ाई माफ करो, और दोनों मिल जाते हैं। फिर ये इस तरह से हमारा क्या लखनऊ समझौता होता है। अब लखनऊ समझौता होने से होगा क्या, लखनऊ समझौते के क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो लखनऊ समझौते के दोनों चीज देखते हैं, अच्छे प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की बात करें। सकारात्मक प्रभाव तो ये होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होगी। स्थापित होने से क्या होगा, राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार बढ़ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में अब लोगों की संख्या बढ़ेगी। राष्ट्रीय आंदोलन का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है यही स्थापित हुआ। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ आंदोलन में भाग ले रहे थे। लखनऊ समझौते के कारण ब्रिटिश सरकार पर दबाव तेजी से बढ़ा, जो उन्होंने 1909 के अंदर बांटो और राज करो की नीति के तहत जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया और हमारे बंगाल का विभाजन किया, तो इससे जो बांटो और राज करो की नीति वो अपना रहे थे, उसके खिलाफ ये समझौता होता है, लखनऊ समझौता, जिससे ब्रिटिश सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ता है। लेकिन इसके फायदे के साथ नुकसान भी हुए। और नुकसान क्या हुए कि पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिमों को जब पृथक निर्वाचन दिया गया तो कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया, और इस बात को स्वीकार करने से जो हमारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत है, अर्थात भारत और पाकिस्तान, एक तरह से ये सिद्धांत भी कांग्रेस ने मान लिया, जो आगे चल के भारत के विभाजन का कारण भी बनता है। क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस ने मान ही लिया तो देश का विभाजन तो होना ही था। कांग्रेस ने मुसलमानों का जो पृथक निर्वाचन है वो स्वीकार कर लिया। अब क्या 1919 में सिखों और एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचन दिया गया, तो कांग्रेस इस चीज़ का भी विरोध नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि वह ऐसा तो कर नहीं सकती थी कि मुस्लिम लीग के तो या मुस्लिमों के लिए तो पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर ले, सिखों और एंग्लो इंडियन को मिला उसको नकार दे, तो उसे उसको भी स्वीकार करना पड़ा। मुस्लिम लीग को ज़्यादा महत्व देने से जो हिंदू संगठन कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे वो उनको प्रतिक्रिया देने का मौका मिला, अर्थात वह अपने आप को छटा हुआ या फिर अलग मानना शुरू कर देते हैं। हमारे जो मदन मोहन मालवीय थे, लाला लाजपत राय ने इस समझौते का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। इन्होंने कहा कि यह समझौता ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता भी अल्पकालिक सिद्ध हुई, अर्थात जो हमारे मुस्लिम लीग और कांग्रेस इनके बीच में जुड़ाव भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सका, और इसका कोई ज़्यादा दिनों तक लाभ भी नहीं हुआ। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने लखनऊ समझौते के सारे पहलू को देखने का प्रयास किया, तो इसके सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष की बात की और इसके सारे पहलुओं को जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि कोई आपके सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।